नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीटी डिफेंस एकेडमी पर। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक स्पेशल सीरीज है आपके आर्मी के एग्जाम के लिए, जिसमें हम सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान दोनों के सवालों को यहाँ पर कवर करते हैं। दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं अतिरिक्त तथ्यों के साथ। जो क्वेश्चन आपसे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जिससे आपको पुराने क्वेश्चन का आइडिया भी हो जाए और एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से आपका रिवीजन भी यहां पर हो जाए। यह हमारी इस सीरीज की चौथी क्लास है। हर क्लास में आपको सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के टोटल 20 क्वेश्चन इस सीरीज में देखने को मिलते हैं। 3 क्लासेस हम अभी तक कवर कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, इसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था उसका नाम वॉरेन हेस्टिंग था। लेकिन आपने 2-3 बातों को यहां पर ध्यान रखना है। बंगाल के अंदर पहले केवल गवर्नर होता था, ठीक है। बंगाल का जो पहला गवर्नर था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। अगर होता बंगाल का पहला गवर्नर, उसका नाम बताइए, तो आप रॉबर्ट क्लाइव का नाम बताते, ठीक है। बाद में 1773 में अंग्रेजों ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया और पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग बना, ठीक है। इसके बाद 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे बदलकर, उसका नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। तो यहां पर सवाल था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, हमने कहा वॉरेन हेस्टिंग। अगर सवाल होता भारत का पहला गवर्नर जनरल, तब आप विलियम बेंटिक पर टिक करते, ठीक है। 1858 में भारत का गवर्नर जनरल उस नाम को बदल दिया और ले आए वॉइसरॉय, और भारत का पहला वॉइसरॉय कौन था? वो लॉर्ड कैनिंग था। तो बंगाल का पहला गवर्नर आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल आप कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक और भारत का पहला वॉइसरॉय कैनिंग, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए, भारत का मैंगनीज में सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा मैंगनीज किस राज्य में होता है? सही आंसर है आपका उड़ीसा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। जो इंपॉर्टेंट खनिज हैं उनको लेकर सवाल आते हैं आपके पास, उनको यहां पर देख लेते हैं। जैसे कोयला की बात करें, भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कोयला का वो कौन है? वो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। उसके बाद झारखंड है और फिर उड़ीसा आता है। इसी प्रकार फसलों में बात करें तो गेहूं भारत की एक प्रमुख फसल है। भारत की अगर सबसे प्रमुख फसल पूछेगा तो आप कहेंगे भारत की सबसे प्रमुख फसल है चावल। दूसरे नंबर पर गेहूं आती है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? गेहूं सबसे ज्यादा यूपी में होता है, ठीक है। चाय की बात करें, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है और मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा है, जिसे हमने यहां पर देखा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? देखिए, भारत की सबसे लंबी जो झील है वो वेवनाथ झील को माना जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। जो वेवनाथ झील है आपकी, यह केरल में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 96 किलोमीटर के अराउंड है और इसे इंडिया की सबसे लंबी झील माना गया है, ठीक है। केरल में ही एक काफी फेमस द्वीप है, कई बार उसका नाम न्यूज में आपने सुना होगा, वेलिंगटन द्वीप। वो जो वेलिंगटन द्वीप है वो इसी वेबनाइट झील के ऊपर बना हुआ है, इसी वेबनाड झील पर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में झीलों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको भी नोट कर लीजिए, यहां से भी सवाल आ जाता है। अगर पूछेगा भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो इंडिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वो वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी और सबसे खारे पानी की झील अगर पूछेगा तो वो चिल्का झील है, ठीक है। खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील ये कौन सी है? ये सांभर झील है, जो राजस्थान में पड़ती है। देखिए, अंतःस्थलीय का मतलब हो गया कि जो समुद्र के आसपास नहीं है, समुद्र से नहीं लगी हुई है।
तो जो चिल्का झील है आपके उड़ीसा में है और इसी के नजदीक आपका समुद्र भी स्थित है। तो ये भारत की एक तटीय झील है, चारों तरफ से भूमि से नहीं घिरी हुई है, इसके नजदीक ही आपका समुद्र है। लेकिन जो राजस्थान वाली सांभर झील है यह चारों ओर से भूमि से घिरी हुई है और इसी झील को अंतःस्थलीय झील कहते हैं। अगर पूछेगा भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील तो आप कहेंगे चिल्का। पूछेगा सबसे ज्यादा खारे पानी की तटीय झील तो भी आप चिल्का कहेंगे। लेकिन अगर अंतःस्थलीय पूछेगा तो आप सांभर कहेंगे। ठीक है। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड है, अभी हमने देखा। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है? सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित बैटल ग्राउंड माना जाता है, यानी यह दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु है जहां पर लड़ाई लड़ी गई है भारत और पाकिस्तान के बीच में। जो सियाचिन ग्लेशियर है इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच ही विवाद है। किसके सीमा में यह आता है? तो यह भारत का ग्लेशियर है। ठीक है। सीमा में जो आपके इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स हैं, लाइंस हैं, उनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है। दो लाइन है हमारे पास, एक है LAC और एक है LOC। LAC का फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, जो भारत और चीन के बीच में है। और एक है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ये आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में है। कंफ्यूजन आपने नहीं करना है। जो LAC है ये इंडिया और चाइना के बीच में है और LOC ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगर आपसे पूछा होता पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है हमारा, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है? यूपी की। लेकिन यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य नहीं है क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान के बाद हमारा देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है और चौथे नंबर पे आता है यूपी। जनसंख्या में यूपी पहले नंबर पर है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार टॉप 4 राज्य आपको पता होने चाहिए। हमारा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में वो राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है और फिर यूपी है। इसी प्रकार हमारा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देश का सबसे छोटा राज्य है गोवा। ठीक है। गोवा के बाद सिक्किम आता है और फिर त्रिपुरा आता है। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित विषय का प्रावधान किया गया है? देखिए, दल बदल कानून या दल बदल से संबंधित जो हमारे विषय हैं वो प्रावधान किस अनुसूची में है? सही आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। देखिए, भारत के संविधान में 1985 में एक संशोधन किया गया जिसे कहा गया 52वां संवैधानिक संशोधन। क्वेश्चन आता है 52वां संशोधन कब हुआ? 1985 में। ये जो 52वां संशोधन था यह दल बदल कानून से संबंधित था। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई जो थी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित जो कानून है, जो प्रावधान है, उनको शामिल किया गया है। वही आपके पास सवाल था। तो अभी तो सिर्फ इतना पूछा गया कि किस अनुसूची में है, आपने कहा 10वीं। इसे कब जोड़ा गया? 1985। किसके माध्यम से जोड़ा गया? तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? देखिए, हमारे संविधान में जो 8वीं अनुसूची है यह हमारी जो आधिकारिक भाषाएं हैं जिनको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है उनसे संबंधित है। 8वीं अनुसूची में हमारी कितनी भाषाएं हैं टोटल? इनकी संख्या है 22। ठीक है। इंग्लिश में सवाल थोड़ा सा अलग हो गया है तो इसको दोनों को साथ में कवर करते हुए चले। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो आपने कहा 22। इंग्लिश में पूछा है किस शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं, तो आप कहेंगे 8वीं अनुसूची। ठीक है। तो दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं कितनी है? 22। ठीक है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इस 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14। और आज कितनी है? आज इसमें 22 भाषाएं हैं। तो ये 8 भाषाएं कब कब जोड़ी गई वो आपसे पूछ लिया जाता है। शुरुआत में 14 भाषाएं थी,
इसके बाद 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया और फिर 2003 में संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी इन 4 भाषाओं को जोड़ा। 67 में 1 भाषा, 92 में 3 भाषा और 2003 में 4 भाषाएं। टोटल कितनी हो गई? 8। यही 8 भाषाएं इसमें जुड़ी और कितनी हो गई संख्या? 22। ठीक है, नेक्स्ट है सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? देखिए, जो सहारा रेगिस्तान है आपका दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल यहां है और किस देश में स्थित है? यह आपके अफ्रीका में पड़ता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल आपके पास बन जाता है दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। जैसा अगला सवाल ही है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो ये कौन हो जाएगा? सहारा मरुस्थल। अगर सवाल होता भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो भारत में भी एक मरुस्थल है जिसे हम कहते हैं थार मरुस्थल। ठीक है, जैसे यहां पे देख सकते हैं 2 मरुस्थलों के नाम दिए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पूछेगा तो सहारा मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा पूछेगा तो गोभी मरुस्थल, मुख्य तौर पर मंगोलिया में यह पड़ता है, और भारत का सबसे बड़ा पूछेगा तो थार मरुस्थल। ठीक है, राजस्थान की साइड जाता यह पड़ता है। अगला, इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया? देखिए, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके अंदर अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। यह संशोधन 1976 में किया गया था। संशोधन का नाम था 42वां संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। इस संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। जैसे यहां पर है 42वां संशोधन। 42वें संशोधन को लघु कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका संशोधन है। उसी से संबंधित कुछ बातें हैं। भारत के संविधान में 42वें संशोधन ने 1976 में संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा, जिससे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि सरकार का, राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा। वो सभी धर्मों को समान सम्मान यहां पर देंगे, एक जैसा उनके साथ व्यवहार करेंगे। ये 42वां संशोधन था। इसी के माध्यम से अखंडता शब्द को भी जोड़ा और समाजवादी शब्द को भी जोड़ा गया। एक और इंपॉर्टेंट संशोधन वो है हमारा 61वां संशोधन। भारत के संविधान में 61वां संशोधन जो था ये 1989 में हुआ। इसके माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु को कम कर दिया गया। 1989 से पहले यह व्यवस्था थी कि अगर आपकी उम्र 21 वर्ष है तो ही आप वोट डाल पाएंगे। 1989 में 61वां संवैधानिक संशोधन किया गया। इसके माध्यम से वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई। आज भी 18 ही उम्र है। जो भी व्यक्ति 18 के ऊपर है वो वोट डाल सकता है। किसके माध्यम से हुआ था? 61वां संशोधन 1989 में। ठीक है, 1978 में 44वां संशोधन हुआ। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार जो कि आर्टिकल 31 में था, इसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। देखिए, पहले मौलिक अधिकार जो थे आज हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? टोटल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक है, पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। इसमें संपत्ति का अधिकार भी पहले हमारा एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संशोधन हुआ 1978 में। जो ये संपत्ति का अधिकार है इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अब यहां हमारा एक कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है। ठीक है, 42वां संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। इसको भी आपने ध्यान रखना है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार तो शुरुआत से हैं, जब हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन कुछ मौलिक कर्तव्य भी होंगे देश की जनता के। वो निर्धारित किए गए 42वें संशोधन के तहत 1976 में, जब हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इन मौलिक कर्तव्यों को संविधान के आर्टिकल 51 क में जोड़ा गया और इस आर्टिकल को 51 क को, जिसमें मौलिक कर्तव्य हमारे शामिल हैं, संविधान के भाग 4 क में इसे रखा गया है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा बिजली और ताप दोनों का एक अच्छा सुचालक है? तो बिजली और ताप दोनों का एक अच्छा सुचालक इनमें से कौन सा है? सही आंसर है हमारा ग्रेफाइट। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से एक कोशिकीय जीव नहीं है।
तो इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? जो जीव एक कोशिका से, सिंपल एक कोशिका से बने होते हैं उनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं, यूनिसेल्युलर जीव कहते हैं। इनमें से कौन है जो यूनिसेल्युलर नहीं है? सही आंसर हो जाएगा चींटी। देखिए, जो एक कोशिका से बने होते हैं केवल, उसमें आपका अमीबा आता है, उसमें आपका पेरिमीशियम आता है, यूग्लिना आता है, बैक्टीरिया आता है। लेकिन चींटी कैसी है? चींटी हमारी मल्टी सेल्यूलर है, ना कि यूनिसेल्युलर। ये एक कोशिका नहीं है, चींटी बहुकोशिका जीव है। ठीक है, कोशिकाओं के आधार पर जीवों के प्रकार जो हमने ऊपर देखा उसको थोड़ा सा और यहां पे समझते हैं। देखिए, जीवों को उनकी कोशिकाओं की संख्या के आधार पर दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहले होते हैं एक कोशिकीय जीव, ये केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ईस्ट है, ये सारे। ठीक है, बहुकोशिकीय, ये कई सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे हाइड्रा है, जानवर जितने होते हैं, पौधे जितने होते हैं, ये सारे। ठीक है, अगला, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने करी थी? देखिए, कोशिका के केंद्रक की खोज, जो सेल का जो सेंटर होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसकी खोज किसने करी? ये करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन सी सही उत्तर हमारा हो जाएगा। सेल का जो न्यूक्लियस होता है, कोशिका यानी कि सेल, तो उस कोशिका जो केंद्रक होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, और उसकी खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट खोजें जीव विज्ञान में हुई हैं जो पूछी जाती हैं, जैसे मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, कोशिका को सेल कहते हैं। ठीक है, जीव की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है सेल। किसी भी जीव की मूलभूत इकाई जो होती है वो भी सेल होती है, कोशिका होती है। मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो यहां पर भी क्या है, आपके पास सवाल आएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई आप कहेंगे कोशिका, जीवन की मूलभूत इकाई तो भी आप कहेंगे कोशिका, मानव शरीर की संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल इकाई पूछे या फंक्शनल इकाई पूछे, वो भी सेल होती है, कोशिका होती है। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका की खोज किसने करी थी? इतनी इंपॉर्टेंट है कोशिका, इसे खोजा किसने था? तो कोशिका को डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने। डिस्कवर्ड करने का मतलब है कि कोशिका के बारे में हमें जो बेसिक जानकारियां दी वो सबसे पहले किसने दी? तो रॉबर्ट हुक ने दी। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी तो हमने देख ली, सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका, तंत्र की, जो हमारा नर्व सेल होता है, तंत्रिका कोशिका है, ये सबसे लंबी कोशिका है। कोशिका का पावर हाउस ऑफ अ सेल किसको कहते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा कई सारी बनती है, इसलिए इसे सेल का ऊर्जा घर कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी थी, इस कोशिका के न्यूक्लियस की खोज करी थी। कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहते हैं, यानी कोशिका को किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने। और उसके दिमाग केंद्रक को किसने खोजा? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, अगला सवाल है, किस ऊतक द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है? देखिए, पौधों में खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो किस ऊतक के माध्यम से, किस टिश्यू के माध्यम से पौधे के दूसरे भागों में जाते हैं? देखिए, पौधों में बेसिकली आपको दो ऊतक, दो टिश्यू वहां पर देखने को मिलते हैं। एक टिश्यू होता है जाइलम और एक होता है फोइलम। ठीक है, जाइलम जो होता है, जाइलम को आप जल से याद कीजिए, जाइलम को जल से याद कीजिए। तो पानी पौधों में, पौधे की सारी जगहों पर पहुंचाने के लिए जाइलम टिश्यू का इस्तेमाल होता है। और फोइलम को फल से याद कीजिए, फल पहुंचाना यानी खाना, तो खाना पहुंचाने के लिए फोइलम ऊतक का इस्तेमाल होता है, पानी और खाना। ठीक है, यही दो बेसिक चीजें हैं किसी भी पौधे के लिए। तो पानी अगर उसे अपनी सारी शाखाओं में पहुंचाना है, पानी का अगर उसे संवहन करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो किसके माध्यम से होगा? जाइलम के माध्यम से। और खाद्य पदार्थों का करना है तो फोलियम के माध्यम से। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर में वसा कहां पर संचित होता है? देखिए, फैट हमारी बॉडी के अंदर कहां पर संचित होता है? सही आंसर हो जाएगा हमारे ऊतकों में, हमारे टिश्यूज में संचित होता है। हमारे मानव शरीर के अंदर जो फैट होता है वो कहां पर जमा होता है?
हमारे ऊतक में, हमारी टिश्यू में। ठीक है। अगला, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और ये कहां पर संग्रहित होता है? देखिए, हमारे शरीर में, हमारे शरीर को एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है? ग्लूकोज चाहिए होता है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है वह ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और कहां पर जमा हो जाता है? हमारे लीवर में, हमारे यकृत में जमा हो जाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है हमारा, पित्त निम्नलिखित में से किस अंग में जमा होता है? देखिए, जो पित्त है हमारे शरीर में, ये बनता कहां पर है? ये यकृत में बनता है। कंफ्यूजन मत करना कि पित्त आपके पित्ताशय में बनेगा। जो पित्त बनता है हमारे शरीर में वह लीवर में बनता है, जमा होता है ये पित्ताशय में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपके बने। पित्त का निर्माण कहां पर होता है? यकृत में, लीवर में। ये जमा कहां पर होता है? पित्ताशय में। जो पित्त होता है हमारा, ये पित्ताशय से फिर छोटी आंत के अंदर जाता है और हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है। अगला, एंजाइम क्या है? देखिए, एंजाइम क्या होते हैं? लास्ट क्लासेस में भी मैंने आपको कहा था कि जैसे केमिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को तीव्र कर देते हैं, उसकी गति को बढ़ा देते हैं, ऐसे ही बायोलॉजी में भी, हमारे शरीर में भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे भोजन पचाने की जो गति है उसको बढ़ा देते हैं। वही होते हैं एंजाइम। तो एंजाइम क्या हो गए? ये जैव उत्प्रेरक होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। एंजाइम मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन के अणुओं से बने होते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में पाचन प्रक्रिया का अधिकांश भाग कहां पर होता है? देखिए, मानव शरीर में जो पाचन की प्रक्रिया होती है, जैसे ही हम भोजन अपने मुंह में डालना शुरू करते हैं, मुंह में उसको डालते हैं, वहीं से हमारे शरीर में पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। हमारे मुंह में लार आता है और वो भोजन को मुलायम करना शुरू कर देता है और फिर वहीं से पूरी पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे लंबी जो पाचन की प्रक्रिया है, यानी ज्यादा भाग पाचन प्रक्रिया का जो संपादित होता है, वो हमारी छोटी आंत में होता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में मदद करती है? देखिए, लार जो होता है, लार में कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, उसको शरीर के अंदर जाने में मदद करते हैं। लार में हमारे जो एंजाइम होते हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसे हम एमाइलेज कहते हैं। ठीक है, यह जो एमाइलेज एंजाइम होता है लार में पाया जाता है और यह स्टार्च को पचाने में मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा लाइपेस नाम का भी एक एंजाइम पाया जाता है जो वसा को पचाने में मदद करता है, लेकिन मुख्य काम जो है हमारी लार का वो स्टार्च को पचाना है। ठीक है। अगला है हमारा, हड्डियों और दांतों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक हैं? तो देखिए, हड्डियों और दांत, यानी जो हमारी हड्डियां हैं, जो हमारे दांत हैं, वो किन तत्वों से पाए जाते हैं, किन तत्वों से वो बने होते हैं? सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डी और दांत हमारे जो बने होते हैं उनमें आपका कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? देखिए, मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में जो ऑक्सीजन होता है लगभग 61% के करीब होता है। उसके बाद कार्बन पाया जाता है लगभग 23% और फिर हाइड्रोजन पाया जाता है लगभग 10%। तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व वो क्या है? वो ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी सवाल पेपर में बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने इंडियन आर्मी के लिए जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया, जिसमें आपके सामान्य ज्ञान के भी सवाल थे और सामान्य विज्ञान के भी सवाल थे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।